बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन से पहले हमने स्टडी की स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होता है? जब हमारा पार्टिकल रेस्ट में होता है, यानी कि मोशन में नहीं होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या प्रॉपर्टी है? इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन, यानी कि बॉडी जब मूव करने लग जाती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आता है। एक्ट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं, लेट से इसकी वेलोसिटी v है, तो सरफेस के कांटेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी v होगी। तो फोर्स हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और तीसरी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि यहां पर फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के सबस्क्रिप्ट का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। एन यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है, एन यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू के आपको क्या दिया हुआ है? म्यू के है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह चेंज नहीं होती है। तो डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आएगा जब तक इसकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेगी। फ्रिक्शन हमेशा लेफ्ट में रहेगा अगर वेलोसिटी राइट में है, और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। बहुत अच्छी बात है। अब ये म्यू क्या होता है? म्यू को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये म्यू के क्या प्रॉपर्टी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि ये दोनों की म्यूचुअल प्रॉपर्टी होती है। लेट्स से दिस इज ए मटेरियल एंड सरफेस का मटेरियल बी है, तो ए और बी की मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, उस पर डिपेंड करेगा आपका म्यू के। इन जनरल इट हैज बीन ऑब्जर्व कि आपका जो म्यू एस होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अ लिटिल मोर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो आपने म्यू एस म्यू के को जो क्वेश्चन में म्यू दे रखा है उसी के इक्वल मानना है, यानी कि म्यू के और म्यू एस को दोनों को इक्वल मानना है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेट सपोज एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं यहां पर एग्जाम्पल। A block of mass m is moving with velocity v1 on a horizontal rough surface. It is a rough surface. रफ सरफेस होगा तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी होगा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। हम यहां पर निकालते हैं फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम block will take block will take to come at rest। पहला पार्ट ये निकालना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू के इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो एन इक्वल्स टू एम जी, और फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास म्यू के इंटू एम इंटू जी आ जाएगी। रिटार्डेशन आप देखेंगे एक ही फोर्स लग रही है तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। हम इसको लिख सकते हैं एम इंटू ए, और रिटार्डेशन की वैल्यू आपके पास म्यू के इंटू जी आ जाएगी। तो हम टाइम टाइम निकालने के लिए हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस ए टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट, एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू के इंटू जी इंटू टी। तो यहां से आप टाइम की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज वी नॉट बाई म्यू के इंटू जी। करेक्ट, यहां पर ये टाइम आ जाएगा। दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको दो ब्लॉक दे रखे हैं 4 kg एंड 3 kg। इस हॉरिजेंटल सरफेस इज रफ, आइडियल स्ट्रिंग आइडियल पुली है,
और हॉरिजेंटल सरफेस का म्यू एस आपको 0.5 दे रखा है और 0.4 दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड दी कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले चेक करेंगे हम, देखो यहां पर कितना लगेगा, 3g यानी कि 30 न्यूटन। ओके, अगर बच्चों यहां पर अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 30 न्यूटन या इससे ज्यादा रही, यहां पर अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 30 न्यूटन होगी तो ये 30 न्यूटन यहां ट्रांसफर जाएगा और ये 30 न्यूटन यहां ट्रांसफर जाएगा। अगर आपकी एफ एस 30 न्यूटन हो सकती है देन इट विल नॉट मूव। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम फोर्स यहां 30 न्यूटन लग सकती है। तो आप केस वन कंसीडर करते हो, केस वन लेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देन आप देखोगे टेंशन यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन विल इक्वल्स टू 30 न्यूटन। और इसमें देखोगे आप ये टेंशन है और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ऑपोजिट फ्रिक्शन मान रहे हैं। तो फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे और फिर बाद में बोल देंगे टेंशन इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पर है। अज्यूम किया है हमने पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक भी रेस्ट पर होगा और ये ब्लॉक भी रेस्ट पर होगा। तो दोनों ब्लॉक रेस्ट पर है, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं तो दोनों की फोर्सेस बैलेंस होंगी। तो यहां से T इक्वल टू एफ एस आ जाएगा। अब नॉर्मल की वैल्यू यहां पर निकालोगे तो 40 न्यूटन आ जाएगी 4 kg ब्लॉक के लिए। अब हमें चेक करना है, चेक एफ एस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 न्यूटन, और म्यू एस की वैल्यू है 0.5 और एन की वैल्यू कितनी है, यहां पर एन की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो आप देखेंगे दिस इज आरएचएस में ये 20 न्यूटन आ सकती है। तो हम बोल सकते हैं एफ एस मैक्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकती स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैक्सिमम 20 न्यूटन हो सकती है तो आप देखेंगे कि यहां पर अगर इसको रोकना है तो कम से कम 30 चाहिए होगी, अदरवाइज इट विल मूव। और जैसे ही ये मूव होगा तो हमारा क्या रोल प्ले होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल प्ले होगा। तो हम बोलेंगे केस 2 ब्लॉक्स आर मूविंग। ब्लॉक्स जब मूव होंगे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, उस केस में आप बोलोगे ये 4 kg ब्लॉक, इस पर फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में, ये 30 न्यूटन फॉरवर्ड, ये 3 kg हॉरिजेंटल 4 kg ये दिया हुआ है। तो हम इसका पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बच्चों क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कैन गिवन बाय 30, यानी कि ये ड्राइविंग फोर्स कितनी है, 30 माइनस एफ अपॉन टोटल मास 3 + 4, और एफ की वैल्यू इस टाइम ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू के इंटू एन होगी, कांस्टेंट होगी 4। और यहां पर नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, 40 न्यूटन, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 30 माइनस 16 बाई 7, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 14/7, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों का एक्सेलरेशन आएगा, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस में दे रखा है आपको tan थीटा इक्वल्स टू 2 म्यू एंड सेकेंड केस में 2 tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। तो पहला केस कंसीडर करते हैं बच्चों। पहले केस में आप देखोगे tan थीटा इक्वल्स टू 2 म्यू, और 2 म्यू किससे ज्यादा होता है, म्यू से ज्यादा होता है,
यानी कि आप ये कह सकते हो कि टेन थीटा म्यू से ज्यादा है। टेन थीटा म्यू से ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ये मोशन में होगा, ब्लॉक विल मूव, मोशन विल अकर। ओके, तो यहां पर आपको ये एम जी साइन थीटा मिलेगा, एम जी साइन थीटा, और ये नॉर्मल आपके पास विच विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब यहां पर ये मूव होगा तो यानी कि ये वाली फोर्स ज्यादा होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और म्यू एस म्यू के डिफरेंट नहीं दे रखे हैं तो दोनों को इक्वल मानेंगे, क्योंकि यहां पर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे। तो पहले केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर देखनी है, दैट इज म्यू इंटू एन, ये सिंपली हो जाएगी, और इसको हम बोल सकते हैं म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा से बड़ा होगा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी है। अगर इस केस में हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन होगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाई एम। आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एम एम कैंसिल हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन हो डाउन द प्लेन में। सेकेंड केस कंसीडर करते हैं। सेकेंड केस में आपको दिया हुआ है टू टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एंड विच इज ग्रेटर देन टेन थीटा, क्योंकि टू टेन थीटा से बड़ा होगा। अब इस केस में आपको क्या मिल गया, म्यू इज ग्रेटर देन टेन थीटा। तो यहां पर ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, और इम्प्लाइज स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर रेस्ट में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन में होगा। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन में होगा तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये आपका इंक्लाइन प्लेन, हॉरिजेंटल एंगल थीटा है, ये आपका ब्लॉक। अब आपकी टेंडेंसी ऑफ मोशन तो नीचे की तरफ होगी, एम जी साइन थीटा फोर्स लगेगी, नॉर्मल ये कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऊपर होगा। तो अब यहां पर ब्लॉक रेस्ट पर है, ब्लॉक रेस्ट पर है तो बोल सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा। इफ आप क्या कंडीशन है, अगर आपका म्यू टेन थीटा से बड़ा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर होगी, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ही लगेगा जितना यहाँ पर मूविंग यानी कि ड्राइंग फोर्स है, इसको खींचने वाली जो फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और इसको रेस्ट पे लगेंगे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अब कुछ नहीं होगी, क्या होगी, एम जी साइन थीटा होगी, और एक्सेलरेशन तो होगा नहीं क्योंकि रेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक लार्ज ब्लॉक दे रखा है और एक स्मॉलर ब्लॉक दे रखा है। दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 दे रखा है। जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, और यहाँ पर आप लेफ्ट टू राइट एक फोर्स लगा रहे हैं, और ये सरफेस आपका स्मूथ सरफेस है, नो फ्रिक्शन इज देयर। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मिनिमम फोर्स सच दैट स्मॉलर ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू लार्ज ब्लॉक। यानी कि यहाँ पर ये अगर यहाँ पर फोर्स लगाएं तो ये स्मॉलर ब्लॉक लार्ज ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होना चाहिए, यानी कि ये एज इट इज होना चाहिए, ये नीचे नहीं आएगा। तो बच्चों इसके लिए हम कैसे बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देखो, अगर स्मॉलर ब्लॉक को आप रेस्ट पर रखना चाहते हैं तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि जैसे ही इसको आप फोर्स करेंगे दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे mg लगेगी, तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी और यहाँ पर फ्रिक्शन लग जाएगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एन। अब हम चाहते हैं कि ये स्टेशनरी हो,
ये स्टेशनरी हो तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि mg मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। बहुत बढ़िया। mg इक्वल्स टू म्यू इंटू एन के बराबर होना चाहिए। ओके, म्यू इंटू एन के बराबर होना चाहिए। और यहां पर एक इक्वेशन के, क्योंकि एन से आपको एक्सेलरेशन भी मिलेगा, और एन इक्वल्स टू एम ए होना चाहिए। अब यहां से आप एम जी इक्वल्स टू म्यू और एन की वैल्यू एम ए रख देंगे, तो आपको ए की वैल्यू जी बाई म्यू आ जाएगी। ओके, यानी कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी बाई म्यू। तो हम, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर टोटल फोर्स ए हमारा क्या होना चाहिए, इससे या तो बड़ा होना चाहिए, ओके, या फिर इतना होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल मास m प्लस एम मान लेंगे। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ये वैल्यू आपकी जी बाई म्यू से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो इससे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, इससे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा हो सकती है। तो क्योंकि हमने यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन माना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन माना है, यानी कि हम बोल सकते हैं mg इक्वल्स टू एफ एंड एफ इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। तो ये mg मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन आना चाहिए। इस तरह से आप यहां पर करोगे, ये भी mg लेस देन म्यू एन में हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू आ जाएगा। यहां से आप f की वैल्यू निकालोगे, f मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू जी बाई म्यू इंटू एम प्लस कैपिटल एम। अगर आप g की वैल्यू 9.8 लेंगे और म्यू की वैल्यू 0.7 लेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू 14 इंटू एम प्लस एम इतनी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपके पास अचीव हो जाएगी, अगर आपकी फोर्स 14 टाइम्स एम प्लस एम के बराबर हुई, तो आपका यहाँ पर रिलेटिव कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन इसको रोक देगा, क्योंकि ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बीच में नॉर्मल रिएक्शन है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपने। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, फाइंड मिनिमम फोर्स सच दैट स्मॉलर ब्लॉक्स डू नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू लार्जर ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। फिगर पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर एक लार्ज ब्लॉक दिया रखा है जिसका मास कैपिटल एम है, और दो स्मॉल ब्लॉक दे रखे हैं, दोनों का मास स्मॉल एम स्मॉल एम। ये कॉन्टैक्ट सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इन दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ग्राउंड से जो हॉरिजेंटल सरफेस है वहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो बच्चों, इसको प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, हम यहां पर इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे। लेट से इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए। लेट से इसका एक्सेलरेशन ए है। तो अब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हम ऑब्जर्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू लार्ज ब्लॉक with respect to small blocks are at rest, are at रेस्ट पर है। बट लार्ज ब्लॉक क्या एक्सेलरेटेड है, तो हमारा रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल हो गया। नॉन इनर्शियल होगा तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, एक स्यूडो फोर्स एफपीएस स्यूडो फोर्स आएगा। स्यूडो फोर्स हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर हमने एक्सेलरेशन ए माना है, ये ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन, रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे है, इसमें स्यूडो फोर्स एफ पी एस एम ए पीछे लगेगा।
इसमें एक टेंशन आगे रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगा और mg नीचे रहेगा। अब हमने यहां पर देखना है कि अगर हम यहां पर फोर्स नहीं लगाएं तो ये ब्लॉक नीचे आएगा। आप फोर्स को जीरो कर लो तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ब्लॉक राइट में आएगा, ये ब्लॉक राइट में आएगा तो इसकी टेंडेंसी राइट में मूव करने की होगी, तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा। तो हमने इस फोर्स को धीमे धीमे इंक्रीज करना है। तो यहां पर इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहां होगी, राइट में होगी, और हम धीमे धीमे इस फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये देखो एम ए लेफ्ट में है और टेंशन राइट में है, तो अगर फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये फोर्स धीमे धीमे इंक्रीज करेगी। तो यानी कि इनिशियली इस ब्लॉक की टेंडेंसी राइट में मूव करने की होगी, तो यहां पर फ्रिक्शन आपको नो डाउट लेफ्ट में लगाना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों इसके इक्विलिब्रियम के लिए आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? पहले आप लिखोगे n इक्वल्स टू एम जी वर्टिकल डायरेक्शन में। दूसरा आप लिखोगे t इक्वल्स टू एम ए प्लस एफ। ओके, t इक्वल्स टू एम ए प्लस एफ आप लगा सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। गुड। अब इसके बाद सेकंड ब्लॉक, यानी कि ये सेकंड ब्लॉक है, आप इसको सेकंड ब्लॉक नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट ब्लॉक नाम देते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, ये आपके पास ब्लॉक है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और mg नीचे होगी, mg नीचे होगी, और यहां पर स्यूडो फोर्स लेफ्ट में होगी, स्यूडो फोर्स लेफ्ट में होगी। यहां पर अगर ये a नीचे है तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी। क्या होगी? टेंडेंसी नीचे जाने की होगी। नीचे जाने की होगी तो यहां पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और ये पूरा सिस्टम अगर राइट में जा रहा है तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन भी टुवर्ड्स राइट लगेगी। तो ये टुवर्ड्स राइट एक नॉर्मल रिएक्शन एन प्राइम हम बोल सकते हैं। अब इसमें आप कैसे इक्वेशन करोगे? देखो, विद रेस्पेक्ट टू हम देख रहे हैं लार्जर ब्लॉक, तो ये ब्लॉक रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो हम पहली बात फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे कि एन प्राइम की वैल्यू एम ए के बराबर है, और यहां पर हम बोल सकते हैं एफ प्लस टी, एफ प्लस टी इक्वल्स टू एम इंटू जी। ओके, एफ प्लस टी इक्वल्स टू एम इंटू जी। अब इसको हम कुछ एफ प्राइम नाम दे देते हैं, एफ प्राइम। ओके, अब यहां पर आप टी की वैल्यू डालोगे, टी की वैल्यू आप डालोगे एम ए प्लस एफ। ठीक है, तो यहां पर आपको एफ प्राइम और टी की वैल्यू आ गई एम ए प्लस एफ इक्वल्स टू एम जी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, आप इसको दूसरा इक्वेशन नाम दे सकते हो, और ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। यहां से आपने टी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, हमें अब ए मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। अगर ए को मिनिमाइज करना है तो एफ को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। देखो, इन तीनों का सम क्या है? आपको एम जी के बराबर है। अगर ए को मिनिमाइज यानी कि एफ को अगर मिनिमम कर रहे हैं तो आपको एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का मिनिमम होगा। एक्सेलरेशन सिस्टम होगा तो ये एम ए की वैल्यू मिनिमम होगी, तो आपको एफ को दोनों को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो यहां पर आप कह सकते हो एफ प्राइम मैक्स प्लस एम इंटू ए मिनिमम प्लस एफ मैक्स इक्वल्स टू एम जी, ये लिख सकते हो। अब एफ प्राइम की मैक्सिमम की वैल्यू हम बता सकते हैं, मैक्सिमम की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन प्राइम प्लस एम इंटू ए मिनिमम प्लस एफ मैक्स की वैल्यू आप यहां से निकालोगे। एफ मैक्स की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? म्यू इंटू एन। एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन लिख सकते हो यहां पर इसमें। तो एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल्स टू।
तो बच्चों आपने देखा है हमने डायरेक्ट इसको ए नहीं लिखा, जब हमने मैक्सिमम वैल्यू है तभी इसको म्यू एन लिख सकते हैं, अदरवाइज ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर हमने सॉल्व किया, अब एन प्राइम और एन की वैल्यू लिखनी है, तो आप इसको लिख लोगे एम ए मिनिमम प्लस म्यू एन प्राइम प्लस एन, और एन प्राइम की वैल्यू आप देखेंगे, एन की वैल्यू एम जी और एन प्राइम की वैल्यू एम ए। एन की वैल्यू ये एम ए हो गई एन प्राइम की, और एन की वैल्यू एम जी हो जाएगी, ये आपके पास एम जी आ जाएगा। एम 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 पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये मिल जाएगा, और यहां पर भी ए है तो ए मिनिमम ही आएगा क्योंकि वापस से ए आ गया है, एम ए आ गया है, तो ए मिनिमम इंटू वन प्लस म्यू ये वैल्यू आ जाएगी, और यहां पर प्लस म्यू जी इक्वल्स टू जी। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए मिनिमम इंटू वन प्लस म्यू इक्वल्स टू जी, ये राइट में ले जाएंगे वन माइनस म्यू। ए मिनिमम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी इंटू वन माइनस म्यू ओवर वन प्लस म्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। ए मिनिमम की वैल्यू आएगी तो एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, एफ मिनिमम इक्वल्स टू टोटल मास, टोटल मास कितना है इंटू ए मिनिमम, दिस विल बी इक्वल्स टू एम प्लस टू एम, क्योंकि टोटल मास को हम, टोटल मास ये ब्लॉक और ये ब्लॉक रेस्ट पर है, तो ये टोटल मास ए एक्सेलरेशन से राइट में मूव कर रहा है, तो यहां पर एफ की वैल्यू हम टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एवरी ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट हैंड डायरेक्शन, तो हम यहां पर ए मिनिमम की वैल्यू जी वन माइनस म्यू ओवर वन प्लस म्यू, इस तरह से आपके पास ये एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना है हमने क्या क्या कर किया है, एक बार फिर देख लेते हैं। हमने इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर लिया, अज्यूम करने के बाद इसके रेफरेंस से देखे के गए तो यहाँ पर दोनों पर स्यूडो फोर्स लगाई, स्यूडो फोर्स लगा के वन बाय वन इन दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। टेंशन राइट में होगी, टेंडेंसी राइट में होगी, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगी, स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगी। यहाँ पर दो इक्वेशन बनाई, यहाँ पर स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगी और रेस्ट में लाने के लिए नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक तो रेस्ट पर है। अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, और यहां पर फिर हम ए को मिनिमम करने के लिए एफ प्राइम और एफ को मैक्सिमम कर देंगे, और यहां पर एन प्राइम और एन की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास ए मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। अकॉर्डिंगली एफ मिनिमम की वैल्यू टोटल मास इंटू ए मिनिमम बोल सकते हैं हम, तो यह आपके पास एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास m है, और ये हॉरिजेंटल एक सरफेस है। सरफेस पर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन डिफरेंट है, जहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है कोफिशिएंट, और यहाँ पर एक अप्लाइड फोर्स है F। आपको प्लॉट करना है कर्व बिटवीन अप्लाइड फोर्स कैपिटल F वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f। तो बच्चों आप देखेंगे कि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टार्टिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि आप F को इंक्रीज करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन में मास रेस्ट पर रहेगा, मास रेस्ट पर रहेगा, हम बोल सकते हैं F माइनस एफ इक्वल्स टू जीरो, implies F equals to F till F equals to mu n, F equals to mu n यानी कि equals to mu mg, mu mg के बराबर F जाएगा तब तक F equals to F रहेगा, यानी कि इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से आएगा। x एक्सिस पर हमने फ्रिक्शनल फोर्स और y एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स, सॉरी x एक्सिस पर हम अप्लाइड फोर्स और y एक्सिस पर फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब तक आपका दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये 45 डिग्री का स्लोप होगा, 45 डिग्री दोनों इक्वल होंगे,
जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और मास रेस्ट पर रहेगा। यानी कि ये कैपिटल एफ की वैल्यू म्यू एम जी या म्यू एन के बराबर आ जाएगी, म्यू एन। इसके बाद इनफैक्ट म्यू एस एन होगा, एस बड़ा है। उसके बाद जब पार्टिकल मोशन में होगा, पार्टिकल मोशन में, सेकंड केस में मोशन में जब पार्टिकल होगा, implies काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, म्यू के एन होती है। अब आप देखेंगे कि म्यू के एन विल बी लेस देन म्यू एस एन, कम होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। तो जैसे ही ये ब्लॉक मूव करने लगेगा तो इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये हल्का सा यहाँ पर हल्का सा कम होके ये कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दिस पॉइंट इज म्यू के एन। अब जैसे जैसे बॉडी मूव करने लगेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू में चेंज नहीं आएगी, कांस्टेंट रहेगा। तो आप इस पोर्शन में देख सकते हैं कि ये पोर्शन मोशन वाला है, मोशन। और आपको ये पोर्शन यहाँ पर जो हमने लिया है, ये पोर्शन रेस्ट के लिए है। रेस्ट यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो यहाँ पर, स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ये पहले दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, म्यू एस एन तक ये जाएंगे, यानी कि अप्लाइड फोर्स म्यू एस एन तक ये सस्टेन कर सकता है। उसके बाद आपने ज्यादा फोर्स लगाई तो ये मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आते ही इसकी थोड़ी सी फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो जाएगी एंड इट विल कंटिन्यू टू दैट फोर्स ओनली। अब आप कितनी भी फोर्स बढ़ाते जाएं, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर दिया हुआ है एन इंसेक्ट स्टार्ट्स क्रॉलिंग इनसाइड अ रफ हेमिस्फीयर, फाइंड द मैक्सिमम एंगल विद वर्टिकल it can reach if coefficient of friction between the surface and the insect is mu। ये आपको mu दिया हुआ है as shown in the figure, जैसा फिगर में दे रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हेमिस्फीयर दे रखा है, हेमिस्फीयर दे रखा है, ये वर्टिकल लाइन, यहाँ पर ये इंसेक्ट दे रखा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इट स्टार्ट्स क्रॉलिंग इनसाइड द हेमिस्फीयर। अब ये मान लेते हैं कि हम ये कहां पर पहुंचता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा होगा। आप इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट डालें, टेंजेंट डालें तो आप ये देखेंगे ये एक क्वाड्रिलेटर बनेगा, जहां पर आपको देखेंगे दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। तो दिस थीटा एंड दिस एंगल इज 180 एंड दिस इनसाइड एंगल एंड आउटसाइड एंगल इज ऑल्सो 180। तो आप देखेंगे ये थीटा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप बोल सकते हैं दिस थीटा एंड दिस एंगल इज 180 एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑल्सो 180। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहां पर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी कि आपके पास नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, आप इसको अलग से डायग्राम बना लें। यानी कि ये किसी इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल से भी थीटा पर है। वर्टिकल से अगर एंगल थीटा बन रहा है तो हॉरिजेंटल से इंक्लाइन प्लेन थीटा बनेगा। नॉर्मल विल बी इन दिस डायरेक्शन, यहां पर नॉर्मल होगा, इसका मास एम जी इधर होगा और इधर एम जी कॉस थीटा होगा और इधर एम जी साइन थीटा होगा। अब इसकी टेंडेंसी नीचे स्लाइड होने की होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर की तरफ होगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन। अब थीटा को मैक्सिमाइज करोगे तो आपको फ्रिक्शन को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं एम जी साइन थीटा मैक्स इक्वल्स टू एफ मैक्स, और एफ मैक्स की वैल्यू आपके पास एम जी साइन थीटा
मैक्स ले रहे हैं हम इसको, और एफ मैक्स की वैल्यू बच्चों क्या होती है, म्यू एम जी कॉस थीटा। यहां से एम जी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा टेन थीटा मैक्स इक्वल टू म्यू। तो यहां पर आपको थीटा मैक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ म्यू। ये सिर्फ टेन इनवर्स ऑफ म्यू इतने थीटा को यहां से वर्टिकल से अचीव कर सकता है। उससे ज्यादा जैसे ही जाएगा, उससे ज्यादा जैसे ही जाएगा यहाँ पर थीटा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एम जी साइन थीटा ओवरकम कर जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी और वो स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्रॉलिंग कर रहा है तो म्यू के अकॉर्डिंग ये ज्यादा पहुंच सकता है। अगर म्यू और ज्यादा हुआ तो ये और ऊपर पहुंच जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा पर ये वर्टिकल से पहुंच सकता है।